हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को, हिस्ट्री को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर 1 को देखेंगे और इसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद उस विचारधारा को राष्ट्रवाद कहते हैं जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया और राष्ट्रगान हो गया। तो इस प्रकार के कई प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रवाद की भावना को जमाने के लिए। तो राष्ट्रवाद उस विचारधारा को कहते हैं जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। तो एक साझा पहचान की बढ़ावा देने वाले जो राष्ट्र के सदस्य होंगे, जो राष्ट्र के सदस्यों का एक साझा पहचान को जो बढ़ावा देती है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ, कारण क्या था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो आइए जानते हैं। इस चैप्टर में एक घटना दिया हुआ है, घटना प्रतिक्रिया दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का। आप देख सकते हैं इस इमेज को, और इसमें दिया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और इमेज भी दिया गया है। तो यूरोप में आज के यूरोप राष्ट्रों की बजाय 19वीं सदी के मध्य तक का यूरोप कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। जो हम आज यूरोप को देख रहे हैं उस तरह का यूरोप नहीं था 19वीं सदी में। 19वीं सदी के मध्य तक कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था पूरा यूरोप, और इसमें था कि जिन पर अलग अलग वंश का, और जब क्षेत्र में कई क्षेत्रों में बटा हुआ था और अलग अलग वंश के लोग शासन किया करते थे। तो इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आज से 19वीं सदी के मध्य को अगर हम देखें तो आज के जैसा नहीं था यूरोप 19वीं सदी में। यूरोप कई क्षेत्रों में बटा हुआ था जिन पर अलग अलग वंश के लोगों का शासन हुआ करता था, और उस जमाने में राजतंत्र का बोलबाला था। उस जमाने में राजतंत्र ही चलता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, उसी को राजतंत्र बोलते हैं। तो उस जमाने में राजतंत्र का बोलबाला था, लेकिन उस जमाने में कुछ ऐसे भी तकनीकी बदलाव हुए जिनके परिणाम स्वरूप समाज में गजब के परिवर्तन देखने को मिला। तो उसी परिवर्तन से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ। तो यही कारण था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। 1848 में आप देख सकते हैं कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें से उसने सपनों को एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो इस श्रृंखला के पहले चित्र जो पहला इमेज देखे हम लोग 1 में, तो इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं और सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आइए फिर से हम इमेज को दिखाते हैं, फर्स्ट वाला इमेज को। तो आप देखिए, इसमें अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है फर्स्ट वाला इमेज में, और इस तरह से कतार में लोग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 1789 में 1789 ईस्वी में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ राष्ट्रवाद के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, और हर नई विचारधारा को अपनी जड़ें जमाने में एक लंबा समय लगता है। तो राष्ट्रवाद को अपनी जड़ें जमाने में लगभग 1 सदी का समय लग गया था, और इस लंबी प्रक्रिया की परिणति के रूप में फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में उभरा। फिर यह सिलसिला पूरे यूरोप में और यूरोप के भागों में, फिर पूरा यूरोप में फैल गया। तो 20वीं सदी की शुरुआत होते होते विश्व के कई भागों में आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो हम देख सकते हैं कि 1789 में, यानी 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। तो 1789 ईस्वी में होने वाली जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें उसके साथ राष्ट्रवाद के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, और हर नई विचारधारा को अपने जड़ें जमाने में तो एक समय लगता ही है, आपको पता ही होगा। तो राष्ट्र को भी अपनी जड़ें जमाने में लगभग 1 सदी का समय लग गया।
तो इस लंबी प्रक्रिया के परिणति के रूप में फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में उभरा और फिर यह सिलसिला यूरोप के अन्य भाग में और फिर पूरे यूरोप में, और इस प्रकार से ये सिलसिला दिन प्रतिदिन फैलता गया और बढ़ता गया। तो 20वीं सदी की शुरुआत होते होते विश्व के कई भागों में आधुनिक प्रजातंत्र की भी स्थापना हुई। तो आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसमें है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, जैसा कि आपको पहले अभी हम बताए। तो 1789 में 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश राजा था, वहाँ का राजा निरंकुश हो गया था और उसी का आधिपत्य था। तो 1789 ईस्वी में देखा गया कि उस समय निरंकुश राजा था, उसी का आधिपत्य था फ्रांस में। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति की घोषणा की अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। तो प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना हो सकती थी। मातृभूमि और पितृभूमि ला पाट्राई और नागरिक ले सिट्रॉय जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। तो अतः एक नई फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिससे पहले के ध्वज की जगह ले ली। ये जो तिरंगा चुना गया था तो उसको पहले वाला ध्वज का जगह ले लिया, स्थान ले लिया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया और नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की जो क्रांति थी, तो ये फ्रांस की क्रांति के साथ राष्ट्रवाद के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। हर नई विचारधारा को अपनी जड़ें जमाने में तो समय लगता ही है, तो यहाँ भी इसी प्रकार से समय लगा। और राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस देश था जिसमें हुआ था, जहाँ राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी फ्रांस में। और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की राजनीतिक और संविधान में कई बदलाव भी हुए। तो 1789 ईस्वी में 1789 में सत्ता राजतंत्र से प्रजातंत्र संस्था के हाथों में चली गई और इस प्रजातांत्रिक संस्था का गठन नागरिकों द्वारा हुआ। तो उस घटना से लोगों को लगने लगा कि आगे से फ्रांस के लोग अपने देश का भविष्य तय करेंगे। इस तरह से लोगों के मन में इस प्रकार की भावना आने लगी। तो अब हम आगे देखेंगे कि राष्ट्र की भावना की रचना कैसे हुई थी। तो लोगों में एक साझा पहचान की और पहचान की भावना स्थापित करने के लिए क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। उसमें से कुछ कदम था, जैसे पहला कदम था पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार किया गया। पितृभूमि और उसके नागरिक का जो भावना था है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार, नागरिकों का जो विचार था संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया था। तो ये कदम उठाए गए थे क्रांतिकारियों के द्वारा, ये सब कदम उठाए गए थे। पहला कदम क्या था? पितृभूमि और उनके नागरिकों की भावना। पितृभूमि और उनके नागरिकों की भावना का प्रचार किया गया था ताकि एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान में समान अधिकार प्राप्त थे। तो ये पहला कदम था। दूसरा कदम था कि राजसी पत्ती के स्थान पर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो तिरंगा था और पहले वाला जो झंडा था उसका स्थान ले लिया था। और तीसरी कदम उठाया गया था कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा हुआ और स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया था और स्टेट जनरल का नाम बदल करके
नेशनल असेंबली कर दिया गया था। नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा हुआ था और इसका चुनाव, इसका नाम बदल दिया था, नेशनल असेंबली कर दिया था। दूसरा था कि पहला क्या था, पहला कदम उठाया गया था कि पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार किया गया, ताकि ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों की संविधान से समान अधिकार प्राप्त हो। और दूसरा कदम उठाया गया था कि राष्ट्रीय प्रतीक के स्थान पर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया था, तिरंगा का। और तीसरा कदम था स्टेट जनरल का चुनाव, सक्रिय नागरिकों द्वारा हुआ। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। और चौथा कदम उठाया गया था, राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत लिखे गए और शपथ लिए गए थे। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई थी और शपथें ली गई थी। शहीदों का गुणगान हुआ था और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। तो ये बहुत बड़ा कदम था। राष्ट्र के नाम पर स्तुति गीत लिखे गए और शपथ लिए गए, शहीदों का नमन किया गया, सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून वाली एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी था, जो पहले से प्रचलित था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1789 ईस्वी का जो फ्रांस का क्रांति था, यूरोप में ही नहीं पूरे विश्व में एक राष्ट्र का पूरे विश्व के लोगों में राष्ट्र की भावना आने लगी थी इस क्रांति से। तो यह सब राष्ट्र के नाम पर हो रहा था और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया था, वही हुआ। और नापने की एक समान जो व्यवस्था थी उसको लागू कर दी गई। नापने का एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। साझा भाषा फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, तो वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। भार मापन की एक मापक पद्धति अपनाई गई थी। फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया था। क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार किया गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया था आम भाषा के रूप में। क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और उन भागों में राष्ट्र की स्थापना भी फ्रांस के लोगों को मिशन था। तानाशाही जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया जाए। और इसके अलावा फ्रांस के लोगों का मिशन था कि उन भागों में जहाँ पर तानाशाही व्यवस्था थी, उन भागों में राष्ट्र की स्थापना किया जाए। तो क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर पूरे यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे थे उन लोगों ने, और इनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। तो क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूरोप के अन्य भागों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप के कई शहर प्रभावित हुए और नए शहरों में शिक्षित मध्य वर्ग के लोग और छात्रों ने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया और इन क्लबों की गतिविधियों के कारण फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता समाप्त हुआ। इसी का नतीजा था कि 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े हिस्से में घुसपैठ कर ली थी और इस तरह फ्रांसीसी सेना द्वारा अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू हुआ। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, अब आ रहा है नेपोलियन से रिलेटेड बात। तो नेपोलियन को सिर्फ नेपोलियन के बारे में हम एक वीडियो को अपलोड किया है। आप वहाँ से नेपोलियन के बारे में आप विस्तार से उसको समझ सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जा कर के ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जा कर के, ताकि नेपोलियन का जो जितना भी उसमें शुरू से लास्ट तक का नेपोलियन का जो फ्रांस पर जो नेपोलियन ने अपने शासन व्यवस्था कायम किया, नेपोलियन कोड क्या था, सभी के बारे में दिया हुआ है। और वहाँ उसको पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से नेपोलियन के बारे में समझ जाएंगे और इस चैप्टर में आपको समझने में बहुत ही आसान महसूस होगा। तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसे फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट। तो नेपोलियन 1804 से 1815 में थोड़ा सा नेपोलियन की चर्चा यहाँ पे है, थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में हम जानकारी देते हैं आपको कि नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का राजा था। नेपोलियन फ्रांस में राजा बना था 1804 से 1815 के बीच। अपने दुस्साहसिक कदमों के कारण नेपोलियन ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी थी। उसने फ्रांस में प्रजातंत्र के बर्बाद कर दिया था। जो 15 प्रजातंत्र था, तो नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। तो प्रजातंत्र को बर्बाद कर दिया और फिर से वहाँ राजतंत्र की स्थापना कर ली थी, अपने आप को राजा घोषित कर लिया था वहाँ। तो लेकिन उसने कई ऐसे सुधारवादी कदम उठाए जिसके दूरगामी परिणाम हुए। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में सिविल कोड लागू किया गया था, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे पहले तो नेपोलियन कोड के नाम सिविल कोड लागू किया गया था नेपोलियन के द्वारा, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। और इस नए सिविल कोड से जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा समाप्त हो गई। हर नागरिक को समान दर्जा मिला और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। तो नेपोलियन ने फ्रांस की तरह, और नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट जरूर किया था लेकिन कुछ सुधार भी किया था। तो इस प्रकार से देखा जाए कि नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाकों में प्रशासनिक सुधार को अंजाम दिया और उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया। जो सामंती व्यवस्था था उसको खत्म कर दिया था नेपोलियन। तो इससे सामंती व्यवस्था को खत्म किया नेपोलियन ने, और जिससे किसानों का दास्ता और जागीर को दिए जाने वाले शुल्क से मुक्त किया गया। तो शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया था नेपोलियन। यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए थे। तो इस प्रकार से कुछ प्रजातंत्र को नष्ट किया, लेकिन साथ में कुछ सुधार भी किया था। नेपोलियन के द्वारा कुछ सुधार भी किया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक कोर्सिका द्वीप है और ये सर्बिया है, बल्गारिया। आप इस इमेज को देख सकते हैं। तो ये प्रजातंत्र को तो नष्ट कर ही दिया था, लेकिन कुछ प्रशासनिक सुधार भी किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने कई क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। तो 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, तो इसको जन्म दिया था नेपोलियन ने ही। और इसका विशेष अधिकार समाप्त किए गए थे और उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तो इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया और डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने नेपोलियन
जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया था और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई थी। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया था। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधारा गया था। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानकर भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आगमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फ्रांस वहाँ के लोग जो थे, फ्रांस के लोग जो थे, तो फ्रांस के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही यह भावना बदल गई और लोगों की समझ में आने लगा कि इस नई शासन व्यवस्था से राजनीतिक आज़ादी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। टैक्स से भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती होने के कारण लोगों का शुरुआती जोश जल्दी में ही विरोध में बदलने लगा था। तो शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, तो बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगा था। तो इस प्रकार से टैक्स से भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना ने ज़बरदस्ती भर्ती के कारण लोगों की शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदलने लगा। जो शुरुआती में जो जोश था लोगों में, वो विरोध में बदलने लगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था और फ्रांस की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था लोगों को। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर नाराज़गी देखने को मिला और इसका लोग विरोध करना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक को, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चैप्टर बहुत लंबा है। तो हम लोग इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से इसको 3 भाग में बांट करके इस चैप्टर को देखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने से बहुत उबाऊ जैसा हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक भी करें। तो आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे कि नेपोलियन जो है से इसका शासनकाल 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी के बीच में रहा था। फ्रांस का राजा बना था इसने, और इसने जो वहाँ का प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, हटा दिया था और राजतंत्र की स्थापना किया था। लेकिन उसके साथ साथ ही उसे सुधारवादी कदम भी उठाया था कई प्रकार का। और नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। तो इस नए सिविल कोड से जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा समाप्त हो गई और हर नागरिक को समान दर्जा मिला और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार को अंजाम भी दिया था। उसने सामंती व्यवस्था जो था उसको भी खत्म कर दिया था। किसानों की दास्ता और जागीर दिए जाने वाले शुल्क से मुक्त किया गया। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियां द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया था और यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि नेपोलियन के द्वारा जो कदम उठाया गया था, उसने जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को समाप्त किया गया था, तो इसके बावजूद भी उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार भी किए थे। लेकिन बाद में जो टैक्स की बहुत ज़्यादा टैक्स जो लगाया गया था फ्रांस के लोगों पर,
और फ्रांस के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने की भर्ती जो किया जा रहा था, तो ये बहुत बड़ा कारण था लोगों के विरोध में बदलने का। तो लोग इसके विरोध में बदलने लगे और इसके अगेंस्ट में खड़ा हो गए थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नेपोलियन ने किस प्रकार से तख्ता को पलट किया था और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चेंज कर दिया था। और राष्ट्रवाद के भी आप समझे इस चैप्टर में कि राष्ट्रवाद का जो प्रभाव था पूरे यूरोप में, यूरोप के अन्य भागों में भी पड़ने लगा था इसका। और इस यहाँ के लोग जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, शिक्षित वर्ग जो शिक्षित और मध्यम वर्ग के जो लोग थे, शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग और छात्रों ने भी, तो इन लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू किया था। और इन क्लबों की गतिविधियों के कारण फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ हुआ और इसी का नतीजा था कि 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े हिस्से में घुसपैठ कर ली थी। तो इस तरह फ्रांसीसी सेना द्वारा अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू हुआ। और इसके अलावा हम लोग देखे थे कि क्रांतिकारियों द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया था। राष्ट्र की भावना की जब रचना हुई लोगों में, तो लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए थे। उसमें हम लोग पहले भी पढ़े कि उसमें से पितृभूमि जो थी एक बहुत बड़ा एक पहला कदम था। पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार किया गया था ताकि एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों के संविधान में समान अधिकार प्राप्त थे। तो और दूसरा कदम उठाया गया था कि राष्ट्रीय प्रतीक के स्थान पर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया था, वो था तिरंगा। और पहले वाला जो झंडा था उसका स्थान ले लिया था तिरंगा। और इसके अलावा क्रांतिकारियों द्वारा एक कदम उठाया गया था कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा हुआ और स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था। और नेक्स्ट कदम था कि राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत लिखे गए थे, शपथ लिए गए थे, शहीदों का नमन किया गया था, सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून वाली केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी। फ्रांस के भूभागों में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया था। जो उस समय प्रचलित था कस्टम ड्यूटी, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। भार और मापन की एक मानक पद्धति को लागू की गई थी। क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार कर दिया गया था। किनारा करके फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया था, फ्रेंच भाषा को। क्रांतिकारियों के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही व्यवस्था जो है उसको समाप्त किया जाए और उन भागों में राष्ट्र की स्थापना किया जाए। तो इस प्रकार से क्रांतिकारियों द्वारा बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। इसके अलावा यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उस विचारधारा को राष्ट्रवाद कहते हैं, जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों के एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। राष्ट्रवाद की भावना का जो राष्ट्रवाद की भावना होता है उसको जमाने के लिए समय लगता है। तो यहाँ पर भी कुछ समय लगा और लेकिन राष्ट्रीय ध्वज और इसका प्रतीक, इसको जमाने के लिए कई प्रतीकों का में भी इस्तेमाल किया गया उस समय। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आज के यूरोपीय राष्ट्र के बजाय 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप कई क्षेत्र में बटा हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था और अलग अलग वंश के लोग वहाँ शासन कर रहे थे उस समय। उस ज़माने में राजतंत्र का बोलबाला हुआ करता था और उस ज़माने में ऐसी तकनीकी बदलाव हुए जिसके परिणाम स्वरूप समाज में गजब का परिवर्तन देखने को मिला। और वही परिवर्तन जो हुआ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ था। तो ये था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।